बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, today's the topic is the last topic of this O level syllabus. So before we start, I want to say sorry for any inconvenience. Uh, Nobody is perfect, so I am very far away from perfection. कोई मेरी तरफ से प्रॉब्लम हुई हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। और कोई पॉइंट नहीं समझ आया, काइंडली पूछ लें बाय मैसेज और एनीवे। बहरहाल सॉरी फ्रॉम एनी कन्वीनियंस फ्रॉम माय साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर रिएक्शंस, हमने इससे पहले केमिकल रिएक्शंस पढ़े होते हैं साइंसेज में, फिर केमिस्ट्री आ जाता है वो लेवल में। अच्छा, एक केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? एक केमिकल रिएक्शन में पहले से मौजूद बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फिर नए बॉन्ड्स रीफॉर्म होते हैं, रीअरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, राइट? यानी एक केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स बनते हैं, ब्रेक होते हैं या फॉर्म होते हैं, बनते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस नहीं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस या तो बनते हैं या ब्रेक होते हैं। यानी इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियाई या फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई, राइट? तो ये दो प्रोसेस होते हैं, एक में ब्रेकिंग न्यूक्लियाई, फिजन, दूसरा बाद में डिस्कस करते हैं फिजन रिएक्शन। फिजन रिएक्शन कहाँ होता है? एटॉमिक बॉम्ब में जो एनर्जी है वो इस प्रोसेस से आ रही है, वो जो एटॉमिक बॉम्ब का रिएक्शन है वो फिजन है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसे हम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहते हैं, ठीक है, उसमें भी यही प्रोसेस है जिससे एनर्जी आ रही है। ये है क्या? फिजन ब्रेकिंग। एक स्लो न्यूट्रॉन से एक बड़े अनस्टेबल न्यूक्लियर, क्योंकि जो बड़े हैं, बड़ी चीज को तोड़ना उतना आसान है और अनस्टेबल हो तो और ज्यादा आसान है। तो लाइक यूरेनियम, जिसका नंबर 82 से ऊपर है, उसको हम स्लो न्यूट्रॉन से स्ट्राइक करते हैं। तो न्यूट्रॉन ही क्यों और स्लो ही क्यों, ये क्वेश्चन जिन में आता है। तो न्यूट्रॉन इसलिए क्योंकि न्यूट्रल होते हैं। अगर इसकी जगह इस पर कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज पार्टिकल हो, कोई इलेक्ट्रॉन हो, नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन या रिपल्शन से वो न्यूक्लियस तक पहुंचता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो ये रिपेल होकर अपने तक पहुंचने नहीं देगा। और लेट्स से अगर कोई नेगेटिव लाइक इलेक्ट्रॉन है, तो जब हम किसी सैंपल पे करते हैं जहां ट्रिलियंस ऑफ न्यूक्लियाई मौजूद हैं, तो वो हर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मींस बहुत ज्यादा फोर्सेस लगने से उसकी जो स्पीड है, एनर्जी है, वो भी वेस्ट हो जाएगी, यानी किसी एक तरह टारगेट पे नहीं लगेगी, राइट? तो इसलिए न्यूट्रॉन इज द बेस्ट चॉइस। और ये स्लो इसलिए क्योंकि बहुत तेज न्यूट्रॉन हो, तो एक न्यूट्रॉन का मास आप देख लें, ये 235 एटम, 235 टाइम्स हैवियर न्यूक्लियस का मास 1 होता है। तो इतना हैवी पार्टिकल है कि उससे टकराकर ये न्यूट्रॉन साइड पे खिसक जाएगा, पाथ चेंज कर लेगा, वापस आ जाएगा, लेकिन वी वांट कि वो इसमें एब्जॉर्ब हो, इसलिए स्लो। तो वो तो पहले अनस्टेबल है न्यूक्लियस। तो जब एक पार्टिकल स्लो न्यूट्रॉन उसमें एब्जॉर्ब होता है, वो पहले अनस्टेबल है, तो वो और अनस्टेबल होकर दो न्यूक्लियाई में टूट जाता है। इसे डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं। डॉटर, सन, डॉटर, बेटी वाला, राइट? कि ये एक पेरेंट न्यूक्लियस है, वो टूटकर दो जो बच्चे उसके न्यूक्लियस बनते हैं, उन्हें डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं, राइट? तो इस ब्रेकिंग को कहते हैं फिजन। मैं दोबारा डिफाइन कर रहा हूं, नोट्स में लिखी हुई डेफिनेशन कि स्ट्राइकिंग या splitting a heavier nucleus into its daughter nuclei by striking it with a slow neutron is called fission. अच्छा, अब ये प्रोसेस में होता है क्या है कि जब न्यूट्रॉन न्यूक्लियस को तोड़ता है तो सिर्फ न्यूक्लियाई नहीं प्रोड्यूस होते, कुछ और चीजें, एनर्जी और पार्टिकल्स भी। वो पार्टिकल्स कौन से? जरा ये इक्वेशन देख लें कि एक न्यूट्रॉन जिसका चार्ज नंबर 0, ये नीचे वाला चार्ज नंबर होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होते ही नहीं, ऊपर वाला मास नंबर 1 है, मास नंबर 1 न्यूट्रॉन इस यूरेनियम न्यूक्लियस में स्ट्राइक कर रहा है, जिसका चार्ज नंबर 92 और मास नंबर 235 है। तो उसके साथ दो न्यूक्लियाई होते हैं,
और यूरेनियम टूटता तो कई स्टाइल में, जो जो सबसे कॉमन स्टाइल में जो टूटता है वो है यूरेनियम कि एक क्रिप्टॉन और एक बेरियम का न्यूक्लियस बनता है, दो न्यूक्लियस बनते हैं, क्रिप्टॉन का और एक बेरियम का। अगर आप इनके चार्ज नंबर्स को ऐड करें ना तो 92 आता है, इनके भी चार्ज नंबर्स को ऐड करें तो 92 आता है, यानी चार्ज वाइज ये इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेकिन अगर हम इनके मास नंबर्स को ऐड करें तो 233 बन रहा है और इनको करें तो 236 बन रहा है, तो मास नंबर यहां कुछ कम है। तो वो जो मास नंबर कम है एक्चुअली वो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो 3 न्यूट्रॉन, अब ये बैलेंस हो जाता है चार्ज नंबर वाइज और मास नंबर वाइज, और साथ में एनर्जी आती। अब एक जहन में क्वेश्चन, ये वो एटम बम की एनर्जी, डोंट अंडर एस्टिमेट, दिस इज वेरी हाई लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब क्वेश्चन आता जहन में, ये एनर्जी कहां से आई, कहां से आती। तो एक्चुअली पता क्या होता है, ये जो रिएक्टेंट्स है इनका टोटल मास को हम कह लें एम आर, आर फॉर रिएक्टेंट्स, एम मास फॉर रिएक्टेंट्स, और ये टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इट इज ऑब्जर्व कि प्रोडक्ट्स का जो मास है वो रिएक्टेंट के मास से कम होता है। इसका मतलब कुछ मास ऐसा है जो लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है। वो लॉस इन मास को हम कह सकते हैं इन दोनों मासेस का डिफरेंस। वो जो मास लूज होता है ना, वो एक्चुअली लूज नहीं होता, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यही वाला मास, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc², और यहां m डेल्टा m ये वाला मास इंटू c²। c यहां स्पीड ऑफ लाइट है जिसकी वैल्यू इतनी होती है, और दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू, तो उसका स्क्वायर तो और भी बड़ा होता है, यहां उसका स्कोर। तो इस तरह थोड़ी सी अमाउंट का मास भी बहुत बड़ी वैल्यू से मल्टी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही रीजन है कि ये जो एटॉमिक बॉम्ब में जो एनर्जी होती है वो नॉर्मल मिलियंस ऑफ बॉम्ब के बराबर होती है। वाई, दिस इज वाई इट इज सो पावरफुल, इसमें इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं है जो एनर्जी या इसका जो, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो है, जो मेन प्रॉब्लम है वो ये कि एक न्यूट्रॉन जब एक यूरेनियम के न्यूक्लियस को तोड़ता है तो यूजुअली 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। वो 3 न्यूट्रॉन्स जाकर आगे हर एक यूरेनियम के एटम को तोड़ेगा, उससे फिर 3 हो जाएंगे। अच्छा, वो अब 9 हो गए न्यूट्रॉन्स, वो 9 एटम्स को न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे तो 9 3 हर एक से 3 प्रोड्यूस 27, यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते जा रहे हैं, न्यूट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और जितने न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे एटम ज्यादा टूटेगा। अच्छा, एक एटम के टूटने से ठीक ठाक अमाउंट में एनर्जी आ रही है, तो 3 के टूटने से और ज्यादा 9। अब ये तो बढ़ते जा रहे हैं, 9 से 27, 81 3 टाइम्स करते जाए अब आप, तो वो इतनी ज्यादा हो जाएगा कि कंट्रोल नहीं रहेगा। जैसे पानी बड़ी मासूम सी बड़ी कीमती चीज है, वॉशिंग के पीने के काम आता है, लेकिन बेटा वही जब पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो वो फ्लड, सुनामी की शक्ल में, तो वो डिस्ट्रक्शन बन जाता है। यानी कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना, वो नुकसान में चली जाती है। तो जैसे आग है, अल्लाह रहम करे, मासूम सी चीज है, वैसे बज़ाहिर हमारे खाना बना रही, चाय बना रही है, ठीक है हमारे, लेकिन अल्लाह रहम करे अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो सब कुछ वही तबाह कर देती। तो अब ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो वो तबाही बन जाती है। तो ये एक शुरू ही हो जाता है, रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, कोई चीज बड़ा तेजी से इंक्रीज हो, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं चेन रिएक्शन शुरू हो गया और एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये है एक्चुअली एटॉमिक एक्सप्लोजन, वो तबाही हो जाती, वो इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो तबाह कर देती सब चीजों को। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक एक्सप्लोजन, एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन। अब इसमें ना इस प्रोसेस को, ये जो एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हुई, धमाका बन गई, इसको अगर हम फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो हम 2 तरीके करें कि एक वक्त में एक ही जगह पर ज्यादा यूरेनियम ना रख दें। ये चेन रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए ना एक खास अमाउंट में यूरेनियम रिक्वायर्ड होती है, फिर ये क्रिटिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है।
जैसे थोड़ा सा फ्यूल कहीं पड़ा हो, उसे आग लग जाए तो उसमें धमाका होगा, लेकिन ज्यादा फ्यूल तो बहुत ज्यादा। तो एक तो यूरेनियम को बहुत ज्यादा अमाउंट में, क्रिटिकल अमाउंट में, जिससे रिएक्शन स्टार्ट हुई वो ना हो। और दूसरा ये जो सब डिस्ट्रक्शन की रीजन है वो न्यूट्रॉन्स है। अगर हम इन दोनों बातों को कंट्रोल कर लें कि ज्यादा मास भी इकट्ठा ना हो और ज्यादा न्यूट्रॉन जो हो रहे हैं इन्हें किसी तरह अब्जॉर्ब कर लें, ज्यादा न्यूक्लियस से टकराने ना दें, इनको रोक लें किसी तरीके से, तो कम न्यूट्रॉन्स को आगे जाने दें, वो कम न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे, कम एनर्जी प्रोड्यूस हो तो कम एनर्जी कंट्रोल में रहेगी, हम उसे फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। और ऐसा किया जाता है कहां? न्यूक्लियर पावर स्टेशन या न्यूक्लियर रिएक्टर में। वो कैसे? ये फिजन रिएक्शन से जो कंट्रोल्ड एनर्जी हम निकालते हैं वो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन या न्यूक्लियर रिएक्टर से। अच्छा, ये एक न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लॉक या इजी सिंपल डायग्राम बनाई हुई। अच्छा, इसमें यू कैन सी ये यूरेनियम की रॉड्स हैं, फ्यूल है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, इसी से एटॉमिक बॉम्ब बनता है। तो अब आप नोट करें कि हमने रॉड्स की शक्ल में लिया है, बारीक थिन, ताकि एक ही जगह इकट्ठा ना हो कि एक ही दम उसमें यानी एनर्जी प्रोड्यूस हो तो सारे बर्स्ट हो जाए, अलग अलग रखा। अच्छा, इन रॉड्स के दरमियान ना हमने बोरोन या कैडमियम की ये रॉड्स रखी हैं जो आपको ब्लैक सी नजर आ रही हैं। अच्छा, ये बोरोन और कैडमियम ना न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर्स हैं, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां से हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रॉन फायर करेंगे इसमें, तो वो न्यूट्रॉन तोड़ता जाएगा और एटम्स को और न्यूट्रॉन्स आगे फायर होंगे, निकलेंगे। लेकिन बीच में यूरेनियम रोड्स या बोरोन या कैडमियम की रोड मौजूद है, वो जो न्यूट्रॉन इस साइड से आ रहे हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन ये जो खाली जगह है यहां के न्यूट्रॉन आगे जाएंगे, वो आगे जाकर और यूरेनियम के एटम्स को तोड़ेंगे, न्यूक्लियाई को तोड़ेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अगर हम इस रॉड को नीचे कर दें और नीचे कर दें तो ये जो न्यूट्रॉन निकल रही है उनको भी रोक लेगी। इस तरह हम न्यूट्रॉन के जाने की स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं, और इसको अगर ऊपर मूव कर दें तो ज्यादा न्यूट्रॉन्स को मिलेगी जाने की जगह, ज्यादा न्यूट्रॉन जा सकेंगे, स्पीड तेज हो जाएगी, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड को, राइट। तो बोरॉन और कैडमियम को हम एडजस्ट करके इस रिएक्शन को, स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जितना नीचे करेंगे स्पीड डिक्रीज, उतना जाएंगे फास्ट। अच्छा, वो न्यूट्रॉन्स जाएंगे, ये चैम्बर बंद होता है सारा, और ये भरा हुआ होता है दो चीजों से, ग्रेफाइट या हैवी वाटर, दोनों में से किसी एक चीज से। ये हैवी वाटर क्या होता है? जैसे नॉर्मल वाटर H2O ना, उसमें जो हाइड्रोजन होता है वो ये वाला आइसोटोप होता है H11। तो हैवी वाटर एक ऐसा मतलब वाटर है जिसमें जो आइसोटोप है हाइड्रोजन का वो 1,1 वाला नहीं, 2,1 वाला जो हैवियर है, इसलिए इसे हैवी वाटर, इसका फॉर्मूले को ये क्योंकि ड्यूट्रियम कहते हैं, इस आइसोटोप को D2O कहते हैं। ये ग्रेफाइट या हैवी वाटर दोनों में से कोई एक चीज होती है जो ये फिल हुई होती है, इन्हें हम कहते हैं मॉडरेटर्स, दोनों में से कोई एक चीज। बेटा, मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स को स्लो करना। मॉडरेटर्स क्या करते हैं? न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करते हैं। तो यानी ये न्यूट्रॉन को स्लो कर दें तो उनको एब्जॉर्ब करना कैडमियम रोड्स के लिए जरा इजी हो जाता है, और हमें रिक्वायर्ड भी स्लो न्यूट्रॉन ही होते हैं न्यूक्लियर तोड़ने के लिए, तो इनका काम न्यूक्लियर को स्लो डाउन करना। अब यूरेनियम न्यूक्लियर टूटते हैं, उनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो बहुत इमेंस एनर्जी है, नो डाउट के। हमने समझो न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा है जैसे एटॉमिक बॉम्ब को कंट्रोल किया हुआ है, जैसे किसी जिन को जंजीरों में बांधा हुआ है। अगर ये लीकेज हो जाए, मसला हो जाए ये एनर्जी, तो तबाही तबाही, जैसे चेरनोबिल में हुई थी रशिया में, राइट। तो दिस टू डेंजरस, ये बड़ा समझे कंट्रोल किया होता है इसको। अच्छा, ये इतनी इमेंस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, चाहे कम यूरेनियम टूट रहे हैं अब, लेकिन वो एनर्जी बहुत ज्यादा है कि अगर हम एक कोल्ड गैस को भेजें तो वो उसकी हीट की वजह से हीट अप होकर लेस डेंस होकर ऊपर से आती है, और फिर वो कोल्ड गैस नीचे आती है, उसे कंप्रेसर से ठंडा करके फिर भेजते हैं। एक्चुअली वो कंप्रेसर, ये जो फ्रिज में एसी में कूलिंग करता है कंप्रेसर का काम ठंडा करना, और वो जो ठंडी गैस क्यों भेजते हैं? ताकि वो हीट को अब्सॉर्ब कर सके, तो वो कूलेंट का काम करती है। ये जो गैस है ये यहां हीट को एब्सॉर्ब करती रहती है, कूलेंट जो चीजों की हीट एब्सॉर्ब करे। अब वो कूलेंट गैस जब हीट एब्सॉर्ब करेगी, हॉट गैस हो जाएगी, वो इतनी हीटअप हो गई होती है वो गैस भी,
कि जब हम एक पानी का पाइप इस गैस के पाइप के अराउंड वाइंड कर लें और उसमें से पानी ठंडा पास करें तो उस पाइप से आने वाली हीट से वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। सो पावरफुल, सो मच हीट इज देयर। और स्टीम में बहुत ताकत होती है। उसके आगे एक टरबाइन लगाओ तो वो स्टीम जब निकलता है वो टरबाइन को घुमाता है। टरबाइन घूमता है तो उसके आगे मौजूद जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये है न्यूक्लियर पावर स्टेशन या न्यूक्लियर रिएक्टर की ब्लॉक डायग्राम। जी, दूसरा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस बनते हैं, फ्यूजन में ब्रेक होते हैं, फ्यूजन में बनते हैं, फॉर्म होते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूज होना, जुड़ जाना। ये न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ होता है? सन स्टार में जो हीट आ रही है, सन मिलियनों किलोमीटर दूर है लेकिन गर्मियों में नानी याद करा देता हमें। इतनी हीट, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है? इस प्रोसेस है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉम्ब, one hydrogen bomb can be powerful, more powerful than hundreds of atomic bomb. So powerful, most powerful weapon in the world, hydrogen bomb. Atomic bomb इसके आगे कुछ नहीं है। हिरोशिमा नागासाकी पर जो हुआ था एटॉमिक बॉम्ब था। हाइड्रोजन बॉम्ब अल्लाह रहम करे अभी तक कभी वॉर में यूज नहीं हुआ। टेस्ट हुए हैं हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में, गूगल में लिखे, यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ वीडियोस। बहुत इमेंस एक्सप्लोजन्स। ठीक है। अच्छा, ये फ्यूजन में होता है क्या है? ऑपोजिट होता है इसका। यहाँ बड़े न्यूक्लियस को तोड़कर छोटे न्यूक्लियस बनाते हैं, यहाँ लाइटर न्यूक्लियस छोटों को, दो छोटे न्यूक्लियस को जोड़कर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। अब प्रॉब्लम है, न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा दोनों न्यूक्लियाई में तो पॉजिटिव चार्ज है और सेम चार्जेस तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आप इन्हें करीब कैसे लेकर आएंगे? बहुत छोटे हैं, हम पकड़ के तो अभी तक हम प्रॉपर देख नहीं सके एटम्स को, तो हम उन्हें पकड़ के करीब कैसे ला सकते हैं? और वो रिपेल कर रहे हैं। हमने करीब ही नहीं लाना उनको, बल्कि उनको जोड़कर एक न्यूक्लियस बना देना। हाउ इज इट पॉसिबल? जो रिपेल कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट और वो करीब भी आए और जुड़कर एक बन जाए, यू नीड लॉट्स ऑफ एनर्जी। हाउ कैन वी डू दिस? ये तो रिपेल कर रहे हैं। उसके लिए उसका एक हल है, वो ये है कि हम इनको हीटअप कर दें, पार्टिकल्स को इतना हीटअप कर दें, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें कि टेम्परेचर इज काइनेटिक इन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ना। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं पार्टिकल्स फास्ट हो जाते हैं। वो इतना फास्ट हो जाए कि एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए रिपल्शन को भी ओवरकम कर दें, टकरा कर जुड़ जाए। और कितना हाई टेम्परेचर चाहिए? 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। बेटा आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आई गेस 1500 सेल्सियस के करीब है। आप घर की आग में ना आयरन का पीस रखें और हीटअप करते जाएं, वो नहीं मेल्ट होगा। यानी घर की आग 1500 के करीब भी टेम्परेचर नहीं प्रोड्यूस कर रही। फर्नेस रिक्वायर्ड है। इतना टेम्परेचर किसी लेजर, किसी फर्नेस में नहीं आता। 5000 10,000 तो मैक्सिमम जाएंगे। 1 मिलियन इतना टेम्परेचर कहां से प्रोड्यूस करेंगे? उसके लिए हमें एक ट्रिलियन एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना पड़ता, उसमें इतनी हीट प्रोड्यूस होती। सन की कोर में 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। सन की कोर में ये टेम्परेचर, तो इससे भी बहुत ऊपर टेम्परेचर है, वहां ये रिएक्शन खुद ब खुद होता रहता है। ठीक है। तो यहां हमें एक एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन करना पड़ता है और फिर ये दो न्यूक्लियाई मिलते हैं और बड़ा न्यूक्लियस बनते हैं। लेकिन उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इस एक्सप्लोजन से भी बहुत 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 पावरफुल। कहां से आती है वो एनर्जी? ये वही लॉजिक है जो फ्यूजन में थी कि इसमें जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट्स के मास से ज्यादा होता है और जो मास लॉस होता है वो इसी फॉर्मूले से अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो फ्यूजन के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इमेंस। इसको तो हमने कंट्रोल कर लिया ना न्यूक्लियर रिएक्टर में, अपनी मर्जी से हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते। इसको अभी तक कंट्रोल नहीं किया गया और ये जब कंट्रोल हो गया, चाइना हैज गॉन ऑलमोस्ट इन कंट्रोलिंग दिस। लेकिन ये कंट्रोल हो गया तो दुनिया में पावर शॉर्टेज विल बी फिनिश्ड। इट इज सो पावरफुल, राइट? जी, लास्ट हेडिंग, स्टार फॉर्मेशन। स्टार्स कैसे बनते हैं?
सबसे पहले क्वेश्चन है, स्टार होता क्या है? सन इज अ स्टार, राइट? स्टार इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी हॉट गैसेस. जैसे आपसे कोई पूछे व्हाट द सन इज मेड अप ऑफ, हाइड्रोजन एंड हीलियम. तो हमारे पास ना स्पेस में खास जगह होती है जिन्हें हम कहते हैं निबुला, राइट? इस जगह पर गैलेक्सी में, हमारी स्पेस में बहुत बड़े बड़े निबुला में बहुत बहुत बड़े क्लाउड्स होते हैं. और वो क्लाउड्स बने होते हैं हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट के. अच्छा, ये क्लाउड कितने बड़े होते हैं कि एक क्लाउड से मिलियंस ऑफ स्टार्स बन सकते हैं. और एक स्टार कितना बड़ा होता है, यानी ये जो सन स्टार है ये हमारी अर्थ से तकरीबन 3 लाख टाइम्स 3 लाख टाइम्स बड़ा है मैस में तकरीबन. सन, अर्थ कितनी बड़ी है, सन उससे बहुत बहुत बड़ा है. सन एक एवरेज स्टार है. तो इस क्लाउड से वैसे मिलियंस ऑफ, एक क्लाउड इतना बड़ा होता है. ये इतने बड़े स्पेस में जगह है निबुला. अच्छा, ये हाइड्रोजन, हीलियम, डस्ट यानी गैस के क्लाउड्स हैं. क्लाउड गैस फॉर्म को कहते हैं. गैस के पार्टिकल हिलते रहते हैं. तो इसके जिस कॉर्नर या जिस पॉइंट पर क्लाउड में पार्टिकल थोड़े करीब होते हैं तो उनमें ग्रेविटी की अट्रैक्शन दुनिया में हर मैस दूसरे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. दैट इज ग्रेविटी. जहां पार्टिकल क्लोज होते हैं उनमें ग्रेविटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है अट्रैक्शन. तो वो एक दूसरे में कोलैप्स करते हैं, टकराते हैं. तो जब वो पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं उससे हीट प्रोड्यूस होती है और ये ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट होती है. इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट होती है कि फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है. फ्यूजन के लिए बड़ी ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है स्टार्ट होने के लिए, वो स्टार्ट हो जाता है. लेकिन मसला है, फ्यूजन जब स्टार्ट होता है तो उससे एनर्जी फिर उससे भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो उसको स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है. वो इतनी इमेंस हीट होती है कि वो उससे भी ज्यादा होती है. अब हीट की वजह से चीजें एक्सपैंड करती हैं. ग्रेविटी की वजह से पार्टिकल्स करीब आ रहे होते हैं और इस हीट की वजह से अब वो दूर जाने लगते हैं, एक्सपैंड. तो एक्चुअली दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, कैंसिल करती हैं. तो ये इमेंस हीट उस ग्रेविटी के इफेक्ट को बैलेंस कर देती है, कैंसिल आउट कर देती है. तो अब पार्टिकल्स ना करीब होते हैं ना दूर, एक फिक्स शेप में आ जाते हैं, एक फिक्स मैस में, शेप में. लेकिन हीट की वजह से वो ग्लो करने लग जाए. जैसे मेटल को हीटअप करें ना तो वो पहले रेड होगी और ऑरेंज, और हीटअप करते लाइट ग्लो करने लग जाएगी. तो वो गैस ग्लो करने लग जाती है, उसकी शेप फिक्स्ड हो जाती और वो ग्लोइंग गैस इज कॉल्ड द स्टार. दिस इज हाउ द स्टार इज फॉर्म्ड. वंस अगेन सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस फॉर माई साइड. मैं टाइम टू टाइम इंशाल्लाह शेयर करता रहूंगा इंपॉर्टेंट कोई भी जो रहते हैं, ठीक है. और यू बी इन टच. कोई भी क्वेश्चन आपको होता है आप कांटेक्ट में रहिएगा, पूछिएगा. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.